नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराएंगे। दिल्ली में इस वक्त की बड़ी बैठक चल रही है और ये बैठक कोर ग्रुप की है। जी हां, यूपी चुनाव को लेकर के दिल्ली में है मंथन जारी है, या यूं कहें कि महामंथन जारी है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करना है। ये बड़ी हेडक है बीजेपी के लिए। बड़ी बैठक दिल्ली में कोर ग्रुप की चल रही है। यूपी की 231 विधानसभा सीटों पर अहम फैसला संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी दिल्ली से। तो सूबे की सियासत का फैसला इस समय देश का दिल यानी कि दिल्ली तय करेगा। चुनाव की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। यूपी चुनावों को लेकर अहम मंथन दिल्ली में चल रहा है, या यूं कहें महामंथन चल रहा है। कितनी सीटों के लिए वो भी समझ लीजिए। 105 सीटों का आंकड़ा पहले ही आप सभी के सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी 231 ऐसी सीटें जिन पर हेडक बना हुआ है बीजेपी के लिए कि किसका नाम फाइनल हो, किसको पीछे छोड़ दिया जाए। यूपी चुनावों को लेकर दिल्ली में महामंथन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पर्श हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्पर्श, दिग्गजों को पहली लिस्ट में मौका मिल गया। पहले दूसरे तीसरे चरण को टारगेट किया गया। 58 में से 57 नाम एक सीट पर अभी भी सिरदर्दी बनी हुई है। क्या माना जाए कि उस एक सीट का जो राहु काल है वो इस चर्चा में खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल 172 सीटों को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है और आज तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को लेकर जो बैठक है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में लगभग 2 घंटे से चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज और कल ये 2 दिन बैठकों का दौर जो है चलता हुआ नजर आएगा और किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन करना है उसको लेकर माथापच्ची जो होती हुई नजर आएगी। उसके साथ साथ क्योंकि सहयोगी पार्टियां, निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल एस की बात करें, उनको कितनी कितनी सीटें देनी है, इन तमाम मसलों को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इन 2 दिनों में पूरी चर्चा जो है होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद 19 तारीख को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा वक्त पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क लेने के मोड में नहीं है, और या यूं कहें कि अपनों को अब तोड़ने के मोड में नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है अब 231 सीटों पर नामों को तय करना। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जो है कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी जो अपने कैंडिडेट है वो उतारती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में अन्य पार्टियां किस तरह की रणनीति अपना रही हैं, अन्य पार्टियों ने किस तरीके के उम्मीदवार उन सीटों पर जो है उतारे, इन्हीं को देखते हुए ये जो बैठकें हैं वो होती हुई जो है नजर आ रही है। और खासतौर पर सहयोगी पार्टियों को किस तरीके से टिकट देनी है उस पर भी जो है बीजेपी जो है ध्यान रखने वाली है। तो 2 दिन जो है दिल्ली में एक बार फिर से बैठकों का दौर जो है देखने को मिलता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां चुनाव प्रचार को तेज करने में लगातार लगी हुई हैं। पार्टी के बड़े चेहरे अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं, या यूं कहें विनती कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जिले का दौरा किया। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। सीएम योगी ने तय कार्यक्रम के मुताबिक संतोष अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम अपने दौरे के दौरान यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर भी बोलना नहीं भूले हैं। सीएम योगी ने कहा 10 मार्च को एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर पहले की तरह गुंडों और अपराधियों को कूट कर बिल में घुसाएंगे। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। धन्यवाद जी। तो वही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के कार्यालय में बेहद ही जुदा अंदाज में इस दौरान नजर आए हैं। लखीमपुर खीरी से आए किसान तेजिंदर सिंह विर्क के साथ में मीडिया को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने हाथ में अन्न लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने और हटाने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में हमारी पार्टी को सरकार बनने पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने के साथ ही शपथ लेने के 15 दिनों के अंदर सभी किसानों के गन्ना मूल्यों का भुगतान कर देंगे।
अखिलेश यादव ने कहा, लखीमपुर खीरी की हिंसा में तेजिंदर सिंह विर्क को भी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया था। हमारी सरकार बनने पर हम इनका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही किसानों के खिलाफ दर्ज सभी किसान जो केसेस हैं उनको वापस ले लेंगे, ये कहते अखिलेश यादव नजर आए हैं। देखिए, हाथ में कटोरा है, कटोरे में अन्न, और अन्न लेकर ये शपथ समाजवादियों ने आज खाई है कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो सियासत है और सियासत बहुत से रंग दिखाती है। उन्हीं रंगों में से एक आज ये अन्न संकल्प भी था। तो इस संकल्प पर बीजेपी अपना बयान ना दे हो नहीं सकता। सीएम योगी भी बोले हैं। तो अखिलेश यादव के सियासी संकल्प पर सीएम योगी ने पलटवार किया। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। स्वांग का मतलब समझिए ढोंग। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से ज्यादा इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। तो मुख्यमंत्री जी बोले तो बोले, प्रदेश अध्यक्ष पीछे कैसे रहते। यूपी में संकल्प वाली सियासत चरम सीमा पर पहुंच गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के अन्न संकल्प लेने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथ में गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में अन्न लेकर किसानों के हितैषी बन रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इनके सपा शासन में हमारे किसान भाई रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराया करते थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में आज कई दलों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिनमें माफ कीजिएगा कई दलों के नेताओं ने दामन थामा है। विधायक दलजीत सिंह, रश्मि आर्या, ब्रजमोहन कुशवाहा, डॉक्टर सुरभि समेत अन्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है, सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में भाजपा 300 पार होगी, 300 से ज्यादा कमल खिलाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के गुब्बारे में हवा निकलने वाली है। उन्होंने कहा, ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014, 2017 में थी। इससे भी बुरी दशा सपा की 22 में होगी। कुशवाहा जी, डॉक्टर सुरभि जी और हमारे जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौहान जी, ये सब शामिल हुए हैं। मैं इन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी। उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। आज में श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, उनके कुछ बयान पढ़ रहा था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी हैं। अगर वो हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था। मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी। मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं। तो यूपी में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। संजय राउत ने यूपी चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों पर जमकर निशाना साधा है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, योगी को क्या तैरती लाशें वोट देंगी। संजय राउत ने कहा, अखिलेश यादव को पूरा ध्यान चुनाव पर लगाना चाहिए। अखिलेश यादव को सबको साथ लेकर यह लड़ाई लड़नी होगी। अहंकार सबको डुबाता है,
लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में अराजकता, गंगा में बहती लाशें सभी ने देखी हैं। जिंदा लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वहीं इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले शिवसेना की ओर से यूपी चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चा थी। योगी जी चाहे गोरखपुर से लड़े, चाहे अयोध्या से लड़े, उनकी मर्जी है। कहां से भी लड़े, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। देश से लड़े, मैं उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका अधिकार है कहां से लड़ना है। लेकिन जो बात फिर एक बार 300 सीट की होती है, वो आश्चर्यकारक है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट है, अराजकता है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, जिस तरह से गंगा में लाशें बहते हुए लोगों ने देखा है पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि 300 सीटें आएगी तो क्या जाए गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको वोट करने वाले हैं क्या? जिंदा लोग तो उनको वोट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए, अखिलेश ने भी अपना पूरा ध्यान चुनाव पे देना चाहिए, पूरा ध्यान, और सबको साथ लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने 2 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस लिस्ट में छपरौली से वीरपाल राठी और बड़ौद से जयवीर सिंह तोमर को टिकट मिला है। गठबंधन ने अब तक 38 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। गठबंधन ने इससे पहले बीते गुरुवार को 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 10 सपा के, 19 राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद के आरएलडी के उम्मीदवार थे। इसके बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होती है, जिसमें गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से राजपाल बालियान, मीरापुर से चंदन चौहान और शामली जिले की जो थाना भवन सीट है वहां से अशरफ अली को मैदान में उतारा था। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार ताल ठोक रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से पंडित मदन मोहन झा, मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी, मुजफ्फरनगर के चरथावल से ताहिर अंसारी, फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा सीट से तालिब सिद्दीकी, झांसी सदर क्षेत्र से सादिक अली, अयोध्या के रुदौली क्षेत्र से शहर अफगान, बरेली के बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से तौफीक प्रधान और बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र से डॉक्टर अब्दुल मनन को का जो नाम है वो सामने आया है। और इससे पहले एआईएमआईएम की पहली लिस्ट में कुल 9 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने सपा आरएलडी को समर्थन देने की बात से यू टर्न ले लिया है। राकेश टिकैत ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उनकी यूनियन यूपी चुनाव में किसी भी सियासी पार्टी या फिर गठबंधन को समर्थन देने नहीं जा रही है। वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, योगी के साथ ही बीजेपी के बागी बड़े नेताओं को भी जीतना चाहिए। ये नेता जीतेंगे तभी तो चुनाव के बाद विपक्ष मजबूत रहेगा। समर्थन किसी को नहीं है, ठीक है, ये समर्थन नहीं हमारा रहता। और क्योंकि सरकार है, सरकार से बातचीत भी चलती रहती है, मूवमेंट भी चलते रहते हैं, तो ये तो जनता है अपने आप डिसाइड कर लेती है। और जो सरकार ने वादा करा था, सरकार भी वादे से हट रही है। अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई, उन परिवारों से भी हम मिलेंगे, क्योंकि उस दिन के बाद हम जा नहीं पाए उनके घर पे।
तो एक पूरा प्रोग्राम हमारा ये रहेगा और जो जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे उन अधिकारियों से भी हम बात करेंगे। तो भाई वापसी तो उनको जीतना तो चाहो उनको जीतना चाहिए। विपक्ष भाई मजबूत विपक्ष होगा जब भी काम चलता है। इस बार किसान किसको समर्थन करेगा? हमारा किसी को नहीं है। अब अपनी विचारधारा है कौन किसके साथ में है, उसकी सबकी विचारधारा अपनी है। वोट देने का भी एक मौलिक अधिकार है। कौन किसको दे रहा वो अपने आप देख लेगा। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। तो यूपी में कौन आएगा इस बार? तो कुछ दिनों पहले राकेश टिकैत का एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे समझदार के लिए इशारा काफी है, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता, लेकिन किसान भाई इतने भी नादान नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख देवभूमि का करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए आम चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि देश प्रदेश में भाजपा ने अलग पहचान बनाई है। निशंक ने कहा कि अटल जी ने राज्य बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद तेजी से उत्तराखंड का विकास हुआ है। हरक सिंह के जाने पर कहा कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनुशासन बना रहना चाहिए। बीजेपी नेता निशंक ने यह भी कहा कि इस बार चुनाव में भाजपा 60 पार। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं बहुत ही सौम्यता के साथ तल्खी की भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं में शुमार हैं और जाने भी जाते हैं। यहां भी उन्होंने बहुत सौम्यता से तल्खी का इस्तेमाल किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सियासत में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नामों पर मोहर नहीं, ना ही सहमति। कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आपसी सहमति ना बन पाने की वजह से अभी तक प्रत्याशियों का चुनाव नहीं हो पा रहा है। प्रदेश महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना कि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और आज हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और हमें उम्मीद है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस आज कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। कहा प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं। आज हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। हमको उम्मीद है कि आज शाम तक उत्तराखंड के कुछ नामों पर, आधे से अधिक नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति विचार विमर्श करेगी और केंद्रीय समिति के चुनाव समिति के विचार विमर्श करने के उपरांत हम कुछ उम्मीदवारों की घोषणा आज कर सकते हैं। साहब शायद ये बताना भूल गए कि हलचल जरा तेज है और लहरें तेज आ जा रही हैं, तो किनारा संभल नहीं रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद यानी कि अलर्ट मोड पर। साथ ही राजनीतिक गतिविधियां, पार्टियों और बड़ी रैलियों पर चुनाव आयोग की ओर से 22 जनवरी तक रोक लगा दी गई। इसके अलावा जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती अपनाई है। साथ ही नियमों का पालन करने वालों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बताया भी जा रहा है कि सभी पार्टियां वर्चुअल रैलियां कर सकती हैं और आंतरिक बैठक भी हो सकती है। आंतरिक बैठक के लिए ये समझिए कि 300 का जो आंकड़ा है वो अलाउ किया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से और किसी भी क्षेत्र के 50% आबादी के साथ यानी कि 50% संख्या के साथ अब रैलियां हो सकती हैं। कमीशन ऑफ इंडिया से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो है 22 जनवरी तक कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल रैली नहीं होगी। हालांकि वर्चुअल रैलीज पे कोई रोक नहीं है और जो मीटिंग्स हैं, इंटरनल मीटिंग्स अगर पार्टी चाहें तो वो कर सकते हैं सब्जेक्ट टू फॉलोइंग ऑफ पोलिट प्रोटोकॉल्स। हमने पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो कोई इंटरनल मीटिंग करें, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके संज्ञान में जरूर लाएं ताकि प्रशासन के संज्ञान में भी ये चीज़ हो। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य आज भाजपा का कमल थामती नजर आई। उन्हें देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी में शामिल करा लिया गया। आपको बता दें कि सरिता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में आने से नाराज हैं। वो नैनीताल सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाल ही में भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद क्या बात हुई ये सभी के सामने नहीं आया।
कांग्रेस वाले लगातार कहते रहे कि हमने उनको मना लिया है, हम महिलाओं के हित की बात करते हैं, और अब वो मान गई हैं, अपने बयान से पलट गई हैं। लेकिन बयान से पलटी कैसे, ये देखिए, अगले ही दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास का एक बहुत बड़ा कार्य, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की सरकार के कार्य, प्रधानमंत्री जी का देवभूमि के प्रति एक लगाव, इन सारी चीजों से प्रभावित होकर आज ये नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख 5 मिनट में 25 अहम जिलों का करेंगे। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा 20 लाख रुपए का कैश, विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही थी चेकिंग, पकड़ी गई नकदी। प्रतापगढ़ में दबंगों ने दलित महिला की जमकर की पिटाई, कई दिनों से न्याय के लिए दर-दर भटक रही थी दलित महिला। तो वहीं महिला का आरोप है कि सीओ मामले को रफा दफा करने के बना रहे दबाव। अमरोहा में विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने नगर में प्रत्याशी बनने के बाद जुलूस निकाला, जिनमें भारी तादाद में लोग नजर आए। हरिद्वार में आचार संहिता लागू होने के बावजूद पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। मतदाताओं को बिना भय के मतदान करने के लिए पुलिस फोर्स गांव-गांव जाकर जागरूक कर रही है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में वृद्ध की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने वृद्ध को जलाकर मारने का एक युवक पर आरोप लगाया। बांदा में प्रेमिका से अलग होने पर प्रेमी ने अपने जीजा के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। महाराजगंज में चोरों ने सेंध लगाकर बैंक में घुसने के बाद गैस कटर से दुकान का शटर काटा, और जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। हमीरपुर में पुलिस ने 22 अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में पुलिस और सर्विलांस टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करी। इस दौरान पुलिस ने 340 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। मैनपुरी से 340 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जालौन में पेशी पर आए फरार हुए स्ट्रीट शीटर अपराधियों और उनके साथियों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मादा में अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 315 बोर, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हरिद्वार में 9 जोड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 1 सप्ताह के लिए रद्द कर दिया गया है। निरस्त गाड़ियों में जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस, अमृतसर हावड़ा, अमृतसर पंजाब मेल, धनबाद किसान एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें शामिल हैं। प्रयागराज में संगम तट के घाटों पर माघ मेला 2022 के दूसरे स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगरा में ग्रामीणों ने बगावत के सुर भाजपा नेता प्रभु दयाल केठरियाल के पुत्र अरुण केठरियाल ने भरा पर्चा। केठरियाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उदयपुर में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बदायूं के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही नागरिकों को वोटिंग और वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया। चमोली में नेशनल विंटर गेम्स के लिए उत्तराखंड स्काइंग टीम का राज्य स्तरीय ट्रायल हुआ संपन्न। ट्रायल में बेस्ट टाइम देकर राज्य टीम ने अपना स्थान बनाने वाले सभी प्रतिभागी एथलीटों को प्रोत्साहित किया। कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद किए 22 लाख रुपए। पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई में नकदी बरामद की। हल्द्वानी में आचार संहिता के दौरान हुई फायरिंग में 4 लोग घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। लखीमपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज फिर जिले में मिले कोरोना के 255 कोरोना के मरीज, जिनके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 681। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से 15 तमंचे, 1 राइफल सहित भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण भी किए बरामद। कानपुर देहात में ट्रक ड्राइवर से अज्ञात बदमाशों ने 30,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। गाजीपुर में बदमाशों ने बीए की छात्रा को चाकू मारकर किया घायल। स्थानीय लोगों ने छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।